Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है संस्कृत को लेकर। संस्कृत में हम वर्ण विचार को डिस्कस करेंगे। वर्ण विचार में आपके स्वर और व्यंजन आते हैं। तो समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझते हैं संस्कृत को। संस्कृत के अंतर्गत मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो संस्कृत है किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद में वर्ण विचार आपके स्वर व्यंजन आते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम संस्कृत को समझते हैं। संस्कृत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो संस्कृत आपका किससे बना है इस बात पर चर्चा करते हैं। तो संस्कृत आपका यहाँ पे सम क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाता है। और क्र आपका क्या है, यहाँ पे धातु हो जाती है। प्लस आपका यहाँ पे कत आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो जो आपका संस्कृत है किससे बना है, सम आपका उपसर्ग होता है, इसमें क्र आपकी धातु हो जाती है और कत आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। जो संस्कृत है आपका सम उपसर्ग से क्र धातु प्लस आपका यहाँ पे कत प्रत्यय से मिलकर के बना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो संस्कृत होती है इसका अर्थ क्या होता है। संस्कृत के अर्थ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो संस्कृत का अर्थ क्या होता है, इसकी मैं बात करूँ तो संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होता है, परिमार्जित होता है, परिमार्जित होता है और आपका यहाँ पे परिनिष्ठित होता है। क्या होता है, परिनिष्ठित होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और आपका यहाँ पे परिमार्जित भी हो जाता है और परिनिष्ठित, साथ ही आपका यहाँ पे परिष्कृत भी होता है। क्या होता है, परिष्कृत। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, परिष्कृत भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो जो संस्कृत है इसका अर्थ होता है आपका शुद्ध, परिमार्जित, परिनिष्ठित और यहाँ पे आपका परिकृष्ट। ठीक, इतना ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है जो आपकी शुद्ध और परिमार्जित भाषा होती है यह आपकी संस्कृत की भाषा कहलाती है। जो कैसी भाषा होती है, शुद्ध भाषा होती है और आपकी परिमार्जित भाषा होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे व्याकरण की। व्याकरण की मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्याकरण कैसे बना है इसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो व्याकरण की मैं यहाँ पे बात करूँ आपके साथ तो व्याकरण आपका यहाँ पे वे, इसमें क्या लगा है, आपका उपसर्ग लगा है। वे क्या है, आपका उपसर्ग हो जाता है। आड़, आड़ प्लस क्र आपकी यहाँ पे धातु लग जाती है, क्र, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका ल्यूट प्रत्यय आ जाता है। कौन सा प्रत्यय आ जाता है, ल्यूट प्रत्यय आ जाता है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। इसमें आपका वे उपसर्ग हो जाता है और आड़ है आपका क्या होता है, यह भी आपकी धातु हो जाती है और क्र आपकी धातु है और ल्यूट आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे व्याकरण बना है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए व्याकरण का मतलब होता है जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति तथा निष्पत्ति बताई जाती है, वह आपका क्या होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण की मैंने बात की तो व्याकरण होती क्या है, जहाँ पे शब्दों की क्या बताई जाती है, व्युत्पत्ति बताई जाती है और क्या बताई जाती है, निष्पत्ति बताई जाती है, वही आपकी व्याकरण कहलाती है। मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ क्या कहलाती है, व्युत्पत्ति और निष्पत्ति। व्युत्पत्ति व निष्पत्ति शब्दों की। ठीक, निष्पत्ति इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेना क्या कहलाती है, यह आपकी यहाँ पे व्याकरण कहलाती है। जो शब्दों की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति होती है वह आपकी व्याकरण कहलाती है। आपको अच्छे से समझना है। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत में आपके त्रिमुनि होते हैं, जो संस्कृत व्याकरण के आपके त्रिमुनि हैं कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ त्रिमुनि के बारे में तो आपके यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ त्रिमुनि की तो त्रिमुनि आपके कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आपके कौन आते हैं, पाणिनि आते हैं।
कौन आते हैं? पाणिनि आते हैं। ठीक, सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके कौन आते हैं? कात्यायन आते हैं, कात्यायन आते हैं। और यहाँ पे कात्यायन को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वररुचि, क्या बोलते हैं? वररुचि। यहाँ तक बात क्लियर? अब मैं थर्ड पर बात करूँ यहाँ पे तो आपके क्या आते हैं? पतंजलि आते हैं। कौन आते हैं? पतंजलि आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। जो संस्कृत व्याकरण के आपके कौन हो जाते हैं? त्रिमुनि हो जाते हैं। त्रिमुनि की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट आपके यहाँ पे पाणिनि होते हैं, सेकंड आपके कात्यायन वररुचि हो जाते हैं, थर्ड आपके यहाँ पे पतंजलि हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे अष्टाध्यायी के बारे में। जो आपका अष्टाध्यायी है यह क्या है? यह आपका संस्कृत व्याकरण का क्या है? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है कौन? आपका अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि की इन्होंने यहाँ पे रचना की है। जो अष्टाध्यायी है इसकी रचना किसने की है? तो किसने की है? महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है। महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है। किसकी? अष्टाध्यायी की। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? अष्टाध्यायी आपका क्या हो जाता है? संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ हो जाता है और इसकी रचना आपके महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने की है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो जो आपका यहाँ पे जो आपके जो अष्टाध्यायी है इसमें आपके 8 क्या होते हैं? अष्टाध्यायी का मतलब होता है इसमें 8 आपके अध्याय होते हैं। क्या होते हैं? 8 आपके अध्याय हो जाते हैं और प्रत्येक अध्याय में यानी कि 8 अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय में आपके 4 क्या होते हैं? यहाँ पे इनके पाद होते हैं यानी पद होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, कुल मिलाकर आपके कितने पद हो जाते हैं? तो कितने हो जाते हैं? यहाँ पे 32 यानी कि 32 आपके यहाँ पे पद हो जाते हैं। और इसमें मैं बात करूँ अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं, सूत्र की संख्या की बात करूँ तो कितनी हो जाती है? तो यहाँ पे आपके 4000 सूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4000 आपके यहाँ पे सूत्र हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में बात करूं तो वर्ण का मतलब होता है, वर्ण या अक्षर की मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं यानी कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। वर्ण विचार की मैं बात करूं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं या फिर अक्षर बोलते हैं। हम मुख से जिस ध्वनियों का यानी जो ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे मुख से वही आपकी वर्ण कहलाती हैं, अक्षर कहलाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके लिख देती हूँ। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम्पल में बात करूँ तो आपका यहाँ पे जैसे बात करूँ अ, उ, ई, ठीक, क, ख, यह आपके क्या हो जाते हैं? यह आपके अक्षर हो जाते हैं, वर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही आपके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। आपसे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जैसे मैंने अ बोला तो यह आपका क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है, एक अक्षर हो जाता है। उ, ई, क, ख, ग, घ, यह आपके वर्ण या अक्षर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपके वर्ण होते हैं, यह आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट पर आता है आपका यहाँ पे क्या आ जाता है? फर्स्ट नंबर पर आता है आपका यहाँ पे स्वर
और दूसरा आता है आपका यहाँ पे व्यंजन। क्या आता है? फर्स्ट पर आपका स्वर आता है और दूसरे नंबर पर आपका व्यंजन आ जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। वर्ण मैंने बता दिया क्या होता है। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती हैं उनका हम उच्चारण करते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे स्वर हो जाता है, सेकंड आपका व्यंजन हो जाता है। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे किसकी? स्वर की बात करूँ। स्वर की बात करूं, स्वर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर को संस्कृत में हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में स्वर को हम अच कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। स्वर का एक सूत्र हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर का एक सूत्र होता है। मैं यहाँ पे बात करूं तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ठीक, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यह आपका संस्कृत का क्या है? यह स्वर का सूत्र हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसको हम स्वयं राजन्ते इति स्वरा बोलते हैं। इसका मतलब हो जाता है आपका कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी भी ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी हमें व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही आपके स्वर कहलाते हैं। और स्वर आपके क्या होते हैं? यह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि हमें किसी भी ध्वनि की, अक्षर की, किसी भी चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल की, तो जैसे आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे अ, ई, री, ल, ठीक, ए, ओ और ए, ओ, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? ये सभी आपके यहाँ पे स्वर हो जाते हैं। ठीक, अ, ई, उ, यहाँ पे उ आ जाएगा, उ, यानी कि यह आपके यहाँ पे टोटल कितने स्वर हो जाते हैं? संस्कृत में आपके 9 स्वर हो जाते हैं। स्वरों की संख्या की मैंने यहाँ पे बात की तो स्वरों की संख्या आपकी 9 हो जाती है। तो अ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ, ठीक, यह आपके क्या हैं? स्वर हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। स्वर राजन्ते इति स्वरा, इसका मतलब होता है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं स्वरों की संख्या की। तो स्वरों की संख्या मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कितनी होती है। स्वरों की संख्या आपकी 9 हो जाती है। कितनी होती है? 9 होती है। संस्कृत में आपके 9 स्वर होते हैं और 9 स्वर मैंने आपको बता दिए हैं। अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, ओ, ठीक, यह आपके क्या हैं? यह आपके स्वर हो जाते हैं। और यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ जो आपके मूल स्वर होते हैं। कौन से स्वर? मूल स्वर, क्योंकि यहाँ पे संख्या आपकी 9 हो गई। मूल स्वर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मूल स्वर आपके 5 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपका अ, ई, उ, री और आपका यहाँ पे ल, यह आपके क्या हैं? यह आपके मूल स्वर हो जाते हैं। और मैं बात करूँ जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं, कैसे होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं, वह कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर आपके यहाँ पे 4 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ए और आपका ओ, यह आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त का मतलब होता है इनको ही हम क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं संयुक्त को। तो यानी कि दो वर्णों से मिलकर के जो बनते हैं वही आपके संयुक्त कहलाते हैं, यानी मिश्रित स्वर कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ संयुक्त के बारे में, तो जैसे आपका अ प्लस ई, इनको मिला करके आपका क्या बनता है? इन दोनों को मिला करके यहाँ पे ए बनता है। अ प्लस उ को मिला करके, उ को मिला करके आपका क्या बन जाता है? यहाँ पे ओ बन जाता है। यहाँ पे मैं बात करूँ अ प्लस ए, इनको मिला करके क्या बनता है? ए बन जाता है। और अ प्लस ओ को मिला करके आपका ओ बन जाता है।
इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है, मूल स्वर होते हैं वह आपके 5 होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों के भेद के बारे में। तो स्वरों के भेद के बारे में बात करूं, कितने भेद होते हैं, तो स्वरों के भेद की बात करूं तो इनके भेद आपके 3 हो जाते हैं। स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वरों के आपके 3 भेद हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर आता है, ह्रस्व स्वर आता है। ह्रस्व स्वर की मैं बात करूँ तो क्या होता है इसमें कि जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर की बात करूँ तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपको समझने पर फोकस करना है, ठीक। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, अ की, ठीक, अ की बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ ई की, ऊ की बात करूँ, ऋ की बात करूँ, ल की बात करूँ, तो यह आपके क्या हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि एक मात्रा का यहाँ पे क्या लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यह आपके क्या हैं, ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आता है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है। इसकी मैं बात करूँ तो जिन स्वरों के उच्चारण में, दीर्घ स्वर की बात करूं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, 2 मात्रा का समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है, यह आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जहाँ पे एक मात्रा का समय लगता है वह आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपका आ, ठीक, बड़ी ई, बड़ा वाला ऊ और री, और आपका यहाँ पे ए, ओ, ए और ओ, यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके यहाँ पे 2 मात्रा वाले हो जाते हैं। तो यह आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं, थर्ड पर आता है आपका प्लुत स्वर। यहाँ पे आपका क्या लगता है, यहाँ पे कितना समय लगता है, तो यहाँ पे 3 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का, 3 मात्रा का समय लगता है। यही आपके क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी पहचान के लिए इस तरीके का यहाँ पे साइन दिया रहता है, तो आपको पहचान लेना है यह प्लुत स्वर है। जैसे मैं बात करूँ किसकी, राम की, तो यह आपका इस तरीके से राम लिखा जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको वहाँ पे दिख जाए तो यही आपका प्लुत स्वर कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, यह कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। हमने स्वर को समझ लिया। स्वर आपके संस्कृत में 9 होते हैं और स्वर आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और स्वर में आपके जो भेद होते हैं उनके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इतना आपको ध्यान रखना है। मूल स्वर आपके 5 हो जाते हैं और आपका जो संयुक्त स्वर है वह आपके यहाँ पे जो मिश्रित होते हैं उन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि 2 वर्णों को जो मिलाकर के बनता है वही आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, व्यंजन के बारे में। तो संस्कृत में हम व्यंजन को क्या कहते हैं, तो संस्कृत में व्यंजन को हम हल कहते हैं। यानी कि स्वर को हमने क्या कहा, स्वर को हमने अच कहा, क्या कहा, अच कहा, जो आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अच कहा स्वर को। और व्यंजन को हम हल कहते हैं, जो आपके हल वर्ण होते हैं यह आपके हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए समझते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 9 वर्ण आते हैं, यही आपके 9 क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपका व्यंजन है इसको हम हल वर्ण कहते हैं। तो हल वर्ण के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनवग भवति व्यंजनम। क्या बोलते हैं, अनवग
भवती व्यंजनम। ठीक, अनवक भवती व्यंजनम, यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके यहाँ पे हल वर्ण हो जाते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि अनवक भवती व्यंजनम, यह आपके हल वर्ण हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। यानी कि जो आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, जो कैसे होते हैं, यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। इनको बोलने में हमें किसकी आवश्यकता होगी, इनको बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता होती है, वही हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया क्या होता है। तो जिनको बोलने में, जिनको बोलने में क्या होता है, जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिनको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वह आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके व्यंजन होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजनों के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो व्यंजन के आपके यहाँ पे कितने प्रकार हो जाते हैं, तो यह भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। और चौथा प्रकार आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्यंजन आपके कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन जो आपका संयुक्त व्यंजन है, तो यह आपका यह जो संस्कृत है, इसमें क्या है, जो माहेश्वर सूत्र है, इसमें यह परगणित नहीं है, यानी कि इसमें यह दिया नहीं रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपसे व्यंजनों के प्रकार पूछे जाएं तो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो संस्कृत में आपका जो व्यंजन है, कौन सा वाला, संयुक्त व्यंजन, यह आपका संस्कृत व्याकरण में नहीं है। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन के बारे में। मैंने आपको बता दिया, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर की सहायता के बिना यह बोले नहीं जा सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं व्यंजनों के प्रकार के बारे में। पहला आता है आपका स्पर्श व्यंजन। आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कोई भी डाउट होता है या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, मैं वीडियो आपको बनाकर दूंगी। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों से, मुख के जो विभिन्न भाग होते हैं उन भागों से, जैसे बात करूं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यह आपके क्या होते हैं, हमारे मुख के जो विभिन्न भाग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, वह विभिन्न भाग होते हैं, वही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी संख्या आपकी 25 हो जाती है। यानी कि स्पर्श व्यंजन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ क वर्ग की, किसकी बात करूँ यहाँ पे, क वर्ग की, च वर्ग की बात करूँ, ठीक, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे क वर्ग की बात करूँ तो इसके अंतर्गत आपके 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और आपका ड। ठीक, आगे मैं बात करूँ च वर्ग की, तो च, छ, ज, झ और अ। ट वर्ग की बात करूँ, ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक, अण। त वर्ग की बात करूँ तो त, थ, द, ध और न। आगे बात करूँ प वर्ग की, प, फ, ब, भ और आपका म। ठीक, इन वर्णों की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। क वर्ग की बात करूँ तो यह आपके किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक,
च वर्ग की मैं बात करूं तो यह आपके तालु से बोले जाते हैं। आगे बात करूं जो आपका ट है मूर्धा से बोला जाता है, और त वर्ग आपका दंत से, प वर्ग आपका ओष्ठ से, यह आपके इस तरीके से बोले जाते हैं। इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझना है कि जो आपका स्पर्श व्यंजन है इसकी संख्या 25 होती है, और यह आपके प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 वर्ड होते हैं, 5-5 अक्षर हो जाते हैं। तो आपका टोटल संख्या यहाँ पे क्या हो जाती है, 25 हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अंतस्थ वर्ड की, यानी कि अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। तो यह आपका किसके अंतर्गत आता है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन है आपका यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं, तो य, र, ल और व, यह आपके 4 क्या हैं, आपके वर्ण हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अंतस्थ के अंतर्गत क्या आते हैं आपके य, र, ल और व। ठीक, आगे बात करते हैं ऊष्म की। तो ऊष्म की बात करूं तो यह आपके किसके अंतर्गत आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म की बात करूं तो यह आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। और मैं इनकी संख्या की बात करूं तो संख्या आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, संख्या आपकी 4 हो जाती है। ऊष्म व्यंजन है आपके, सल हैं वर्ण आपके, सल ऊष्मांड इनको हम सूत्र दिया है। तो यह आपके 4 हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं, तो श और ह। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। श और ह, यह आपके क्या हैं, 4 आपके यहाँ पे वर्ण हो जाते हैं जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनको बोलने में हमारी मुख से जो ध्वनि निकलती है वह सीटी के रूप में निकलती है। ठीक, आगे बात करते हैं किसकी, संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं, इन्हीं को हम मिश्रित वर्ण भी कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, यहाँ पे मैं बात करूँ व्यंजन में बात करूँ यहाँ पे ख की, तो यह आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। त्र, क्ष, त्र और आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ज्ञ आ जाता है, क्षत्र ज्ञ। ठीक, इनकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो किन किन से मिलकर के यह बने हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, यह आपका क प्लस स। ठीक, ख आपका क प्लस स से मिलकर के बना है। ठीक, अब मैं त्र की बात करूँ तो यह आपका त प्लस र से मिलकर के बना है। यहाँ तक बात क्लियर। और साथ ही आप यहाँ पे अ भी लगा सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे बात करूँ, यहाँ पे आप अ भी इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, अ भी ना लगाएं तो यहाँ तक आपको समझ लेना है। ठीक, अब मैं ज्ञ की बात करूँ तो यहाँ पे ज प्लस अय प्लस यहाँ पे आपका अ। ठीक, यह आपके क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्ष, त्र, ज्ञ यह आते हैं। और इसमें मैं बात करूं तो क्ष है आपका क प्लस स के योग से मिलकर के बना है। त्र है आपका त प्लस र के योग से मिलकर के बना है। ज्ञ आपका ज प्लस अय के योग से मिलकर के बना है। यहाँ तक बात क्लियर। इतना आपने यहाँ पे समझ लिया चीज़ों को। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने आपको यहाँ पे यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको करा दिया है। यूपी टेट के आपके PYQ हैं इनको करा दिया है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा कर के। और मैं यहाँ पे जो CTET है, CTET के आपकी जो मैथ पेडागोजी है जिसको हर कोई डिस्कस नहीं कराता है, मैंने डिस्कस कराई है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे CTET के लिए मैथ पेडागोजी को, हिंदी पेडागोजी को, EVS पेडागोजी को और आपकी यहाँ पे CDP को, ठीक, इनको मैंने यहाँ पे डिस्कस कराया है। तो आप इन सभी को देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।